नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ 17 हिंदी की स्पेशल पेशकश में आज हम बात करने जा रहे हैं देश के 5वें प्रधानमंत्री, असल के धरती पुत्र कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के बारे में। हम इन्हें धरती पुत्र किस लिए कह रहे हैं, आगे आपको खुद पता चल जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानने से पहले हम उनकी बायोग्राफी को संक्षेप में समझ लेते हैं। चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर 1902 जन्मतिथि, स्थान यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड इंडिया, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हापुड़ के नूरपुर गांव में जन्म हुआ था। एजुकेशन एमए एंड लॉ डिग्री आगरा यूनिवर्सिटी। निधन 29 मई 1987, 84 साल की उम्र में इनका निधन नई दिल्ली में हुआ था। पत्नी इनकी गायत्री देवी, श्रीमती गायत्री देवी सांसद भी रह चुकी हैं। पिता चौधरी मीर सिंह, माता श्रीमती नेत्रा कौर, बच्चे 6 इंक्लूडिंग अजीत सिंह। राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी सेकुलर। अन्य राजनीतिक एफिलिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1967 से पहले, भारतीय लोकदल 1967 से 1977, जनता पार्टी 1977 से 1980, लोकदल 1980 से 1987। अब आपको चौधरी चरण सिंह जी के देश के प्रति किए गए कार्यों को संक्षेप में बताते हैं। चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश में 1952 में रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में काम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में 3 अप्रैल 1967 से 5 फरवरी 1968 तक और 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक अल्पविधि में काम कर चुके हैं। 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई 1978 तक देश के गृह मंत्री पद पर मोरारजी सरकार में काम कर चुके हैं। 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक देश के वित्त मंत्री पद पर मोरारजी सरकार में काम कर चुके हैं। 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक देश के तीसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में मोरारजी सरकार में काम कर चुके हैं। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, चौधरी साहब इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए सांसद फेस नहीं की और सांसद में भी नहीं गए। अब आपको देश के 5वें प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ अहम चीज़ें बताने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह एक राजनीतिज्ञ, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक किसान नेता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं थे, बल्कि चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा का नाम था। आज भी चौधरी चरण सिंह के विचारधारा पर लोग काम करना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह एक ईमानदार नेता थे, साथ ही उन्हें जो अच्छा लगता था उसे ताल ठोक कर करते थे। उनकी ईमानदारी का किस्सा उनके नाती हट सिंह लाहौटी से आपको सुनवाते हैं। एक कहानी हमारे मौसा जी की है। वासुदेव सिंह है, यूएस में रहते हैं, वो दिल्ली में काम करते थे। तो उस जमाने में आपको शायद याद हो कि सब कुछ कोटे से मिलता था, तो उनको स्कूटर चाहिए था। एक स्कूटर बुक किया। उनको मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री का कोई कोटा होता है यूपी का, कि आप बजाज से इतने स्कूटर 10, 15, 20 जो भी है आप ले सकते हैं। तो वासुदेव सिंह जी ने चौधरी साहब के जो ऑफिस था उनके पीए से बात करके, और पीए को क्या मालूम, चौधरी साहब के दामाद हैं, उनको स्कूटर बुक करना है, कोई बड़ी बात है नहीं, मिनिस्टर का कोटा है, चीफ मिनिस्टर का, तो बुक हो गई। समय आया कि उनको स्कूटर की डिलीवरी लेनी हो, तो वो पहुंचे लखनऊ।
तो हम गए सर्किट हाउस में, तो काम खत्म हुआ तो उन्होंने पूछा, अरे हाँ वासुदेव, मैंने पूछा नहीं, मैं भूल गया, तुम आए कैसे यहाँ पे? इसे पिताजी वो स्कूटर लेने आया था। इसे कैसा स्कूटर? इसे जी वो स्कूटर मिलता नहीं है तो उत्तर प्रदेश के तो चौधरी साहब समझा, अच्छा, कुछ नहीं कहा उन्हें। पीए साहब को बुलाया गया कि इनको आपने कोटे में स्कूटर कैसे दिलाया? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो है नहीं, ये तो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आप ऐसा करिए कि ये जो बुकिंग है कैंसिल करिए और इनका पैसा वापस दिलाइए। तो श्रीमान वासुदेव सिंह, हमारे मौसा जी, पूज्य मौसा जी, कहते हैं कि भैया वो मुझे जो लखनऊ आया उनके साथ बैठा, मैं 2-3 घंटे बड़ा महंगा पड़ा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौधरी साहब जी कैसे थे। चौधरी चरण सिंह बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उसूलों के बहुत पाबंद थे। जो उनके दिल में, दिमाग में होता था, वही उनकी ज़ुबान पर होता था। 1937 से लेकर 1977 तक बागपत के छपरौली से लगातार विधायक रहे। इसके साथ ही प्रदेश और देश की जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन वह हमेशा मामूली सी एम्बेसडर से चलते थे, जहाज के बहुत खिलाफ थे। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद वह लखनऊ ट्रेन से जाना पसंद करते थे। चौधरी चरण सिंह फालतू की चीज़ें से दूर रहते थे, जैसे यदि कोई बल्ब जल रहा हो तो उसे बंद करवाते थे और उसे डांटते भी थे। चौधरी चरण सिंह बहुत ही सादगी से जीवन बिताते थे। माद मदिरा से इतना दूर थे कि यदि पता चल जाता कि उनके सामने वाला नशा करता है तो इससे बातचीत नहीं करते थे। चौधरी चरण सिंह इतने साधारण थे कि उस समय के पत्रकार राजीव शुक्ला से उनके बारे में सुनवाते हैं। चौधरी साहब एक ऐसे नेता थे कि मैं ही समझता हूँ कि नेहरू के बाद अगर अर्थव्यवस्था का किसी के पास कोई अवधारणा थी तो चौधरी चरण सिंह की थी। भले वो किसानों के हित में ज़्यादा थी और शायद उतना उद्योग धंधे के बारे में नहीं, लेकिन चौधरी साहब ने हमेशा इकोनॉमी के बारे में अपना एक अलग से कॉन्सेप्ट रखा। मेरी उनकी मुलाकात 1983-84 की है। वो तुगलक लोन में 12 नंबर की कोठी में रहते थे। मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था तो मैं चंबे में था कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रह चुका हो वो ज़मीन पे बैठे हुए थे चटाई पे, और सामने एक तिपाई लगी हुई थी और अपनी दाढ़ी खुद अपने हाथ से बैठ के तिपाई पे बना रहे थे। ज़मीन पे बैठ के लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे। मेरा इंटरव्यू उसी जगह ज़मीन पे बैठ के मुझे ही बैठना पड़ा और इंटरव्यू करना पड़ा वहाँ पे। और वो बहुत इस तरह के उनके कुछ फंडामेंटल बातें थी उनके दिमाग में, जैसे कि वो शराब पीने वाले हर आदमी से बहुत नफरत करते थे। जो अमीरों की गाड़ियों में घूमे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऐसे लोगों से बड़ी नफरत करते थे। और छोटी छोटी बात पे लोग उनको खुश कर लेते थे। जैसे आपने गांव का कि अगर सब्जी ला के दे दी तो चौधरी साहब खुश हो जाते थे, गांव का घी ला के दे दिया चौधरी साहब खुश हो जाते थे। और उनकी जो है आपने तारीफ़ कर दी तो चौधरी साहब बहुत खुश हो जाते थे। भोलापन था उनके अंदर, और उस भोलेपन का फ़ायदा लेके कई लोगों ने राजनीतिक पद भी बहुत लिए, लेकिन चौधरी साहब का भोलापन वो आखिरी तक रहा। मुझे याद है उनके साथ आखिरी इंटरव्यू मैंने किया तो दफ्तर में अपने बैठे हुए थे अशोका रोड के, और वहाँ मैं उनसे मिलने गया। केसी त्यागी हमें लेके गई, जो उनकी पार्टी के बड़े नेता थे, जनरल सेक्रेटरी थे, चौधरी साहब के बहुत करीबी होते थे। उन दोनों दून स्कूल का गोल्डन जुबली समारोह चल रहा था। चौधरी साहब बड़े चिढ़े बैठे थे कि दून स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों, अमीरजादों के स्कूलों के गोल्डन जुबली समारोह में देखो क्या क्या हो रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, बियर पी जा रही है, क्या क्या स्टोरी आ रही हैं, जाके इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और वहीं से अपने पार्टी के लोग कहा कि बोलो दून स्कूल के बाहर खड़े होकर आंदोलन किया जाए। खैर वो जो भी था, आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन चौधरी साहब का एक अपना ये था कि आखिरी तक उनके दिलो दिमाग में वही राजनीति थी, गांव, किसान, मजदूर, उसी की राजनीति वो करते थे। चौधरी चरण सिंह इतने साधारण थे कि यदि उनसे कोई मिलने आता था, जब तक वह वापस नहीं चला जाता था, बाहर खड़े होकर उसकी विदाई करते थे। आज की जनरेशन को यह शिष्टाचार चौधरी साहब से सीखना चाहिए कि घर आए लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं। चौधरी चरण सिंह पढ़े लिखे, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। आप उनकी किताबों से पता लगा सकते हैं, चाहे किसानों के ऊपर की पुस्तक हो या भारतीय
व्यवस्था की पुस्तक हो। आखिर नेहरू इंदिरा गांधी का क्यों करते थे इतना विरोध चौधरी चरण सिंह? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से क्यों हो गए थे इतना नाराज कि यहाँ तक उन्हें ये बोल दिया, मैं चाहता हूँ इंदिरा गांधी को कनॉट पैलेस में खड़े होकर कोड़े लगवाए जाएं। चौधरी चरण सिंह को क्यों कहा जाता है असल का धरती पुत्र? चौधरी चरण सिंह कैसे बने किसानों के मसीहा? देश के 27,000 पटवारियों ने एक साथ क्यों दिया इस्तीफा? चौधरी चरण सिंह की विरासत के कितने टुकड़े हुए और कौन कौन हुआ सफल? देश कब तक तरक्की नहीं कर सकता? चौधरी चरण सिंह इंदिरा नेहरू का विरोध क्यों करते थे? आइए आपको सुनवाते हैं उनकी आवाज में। जैसा गांधी जी कहते थे, मरते वक्त तक कहते रहे कि हिंदुस्तान गांव में रहता है, बम्बई कलकत्ते दिल्ली में नहीं रहता। लेकिन पावर आम तौर पर उन लोगों के हाथ में आई जो बम्बई कलकत्ते दिल्ली या आगरे में रहते थे। लेकिन अल्टीमेट पावर जो है नेहरू के हाथ में, इंदिरा के हाथ में, जिनको कोई हमदर्दी नहीं थी, सोशल रिलेशंस उनसे कुछ नहीं थे गांव के लोगों से, शहर के बड़े घरों में पैदा हुए लोग और कैपिटलिस्ट, और एजुकेशन दूसरे देशों में पाई, तो कोई रिश्ता यहाँ से रह ही नहीं गया इन लोगों का। तो इसलिए नोइंगली अननोइंगली ये लोग देश की सर्विस कर नहीं पाए। चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी से इसलिए नाराज थे क्योंकि उनका कहना था इमरजेंसी के वक्त 1 लाख लोगों पर जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगाए गए थे उससे नाराज थे। इसलिए उन्हें यहाँ तक बोल दिया कि मैं चाहता हूँ इंदिरा गांधी को कनॉट पैलेस में खड़े होकर कोड़े लगवाए जाएं। उनके साथ के लोगों ने उन्हें समझाया कि यदि कनॉट पैलेस में ऐसा करते हैं तो इंदिरा को जनता की हमदर्दी मिल जाएगी। साथ के लोगों ने यह भी बोला कि इंदिरा को उनके किए का फल खुद मिल जाएगा। आखिरकार इंदिरा को चौधरी साहब ने जेल भिजवा ही दिया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। चौधरी साहब के अंदर एक बदले की भावना हमेशा दिखती रही। चौधरी चरण सिंह हमेशा छोटे समुदाय, किसानों, पिछड़ों की बातें करते रहते थे। चौधरी साहब हमेशा कहते थे कि गांव, गली, छोटे समुदाय, किसानों को पहले बढ़ाओ, देश खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। समय है भूमि हदबंदी कानून का। जब चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास किया, जिसके कारण पटवारियों में आक्रोश पैदा हो गया। इसी कारण 27,000 पटवारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह एक कदम डगमगाए नहीं। उन्होंने यह तक बोल दिया था कि किसानों के हित के लिए हर वह चीज़ करूंगा जिससे किसानों का फायदा हो। बिना डगमगाए नए सिरे से पटवारियों की भर्ती चालू कर दी, जिन्हें अब लेखपाल कहा जाता है। इसमें 18% हरिजनों को रिजर्वेशन भी दिया था। इस विधेयक के बाद चौधरी चरण सिंह को धरती पुत्र और किसानों का मसीहा कहा जाने लगा। चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत पर कई लोगों ने अधिकार जमाने की कोशिश की, जैसे उड़ीसी में बीजू जनता दल हो, चाहे बिहार में लालू की आरजेडी, चाहे बिहार में नीतीश की जेडीयू हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम की सपा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की लोकदल हो, चाहे अजीत सिंह की लोकदल हो। यह सब चौधरी चरण की विरासत हैं। चौधरी चरण सिंह हमेशा देश के विकास के लिए सदा अपना जीवन व्यतीत करते थे और देश के बारे में क्या सोचते थे। 15 अगस्त 1979 में जब भारत अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब लाल किले से राष्ट्र के संबोधन में चौधरी चरण सिंह ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। यहाँ केंद्रीय गवर्नमेंट में जो तब्दीली आई है वो प्रजातांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आई है। आप अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं, सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी की। जिस वक्त जनता पार्टी ने बागडोर संभाली थी देश की, उस वक्त से लेकर अब तक 25 लाख और नए नौजवानों ने अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों ने, अर्थात बेरोजगारी बढ़ती जाती है।
पिछली 5 वर्षीय योजना में सीमेंट, कोयला, बिजली के उत्पादन आदि के लिए बहुत कम रुपया रखा गया। तो ये जो चीजें हैं क्रिटिकल कहिए, जो कि सारी अर्थव्यवस्था पर इनका असर पड़ता, अर्थात कोयला, बिजली, रेलवे का चलना और अब ये हड़तालें होना और बंदरगाहों में जहाजों का सामान से लदे खड़े रहना एक महीने तक और 45 रोज तक, उस सब का नतीजा ये हुआ है कि भाव बढ़ा है। जब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ती है, भाव बढ़ता रहेगा, एक मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। किसी भी देश, बड़े से बड़े देश की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव नहीं होगा। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल कर इस देश में, इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कवरेज पसंद आई होगी। लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने न्यूनतम लिया और अधिकतम दिया। चौधरी चरण सिंह से जुड़ी काफ़ी बातें हैं जो हम अपनी इस पेशकश में बता नहीं पा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह से जुड़ी कुछ बातें आपको हम अपने अन्य वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। अपने इस न्यूज़ 17 हिंदी की स्पेशल पेशकश में फिर मिलेंगे नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुषी गुप्ता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 17 हिंदी।